आज का हमारा टॉपिक है संघ, सीलेंट्रेटा या निडेरिया। कौन सा है? संघ, सीलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, इसमें इससे पहले पोरीफेरा तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीसरा चल रहा है, तीसरा संघ है ये सीलेंट्रेटा या निडेरिया। ठीक है, ये इसमें लिखा है, इसमें दो रूप देखने को मिलते हैं। ये दो प्रारूप में पाए जाते हैं, सीलेंट्रेटा जंतु या निडेरिया जंतु। तो इसमें दो प्रारूप, दो रूप देखने को मिलेंगे इसमें। तो दो रूपों के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है पॉलिप, एक का पॉलिप है, और एक का नाम है मेंडूसा। कौन सा है? पॉलिस व मेंडूसा। तो दो रूप इसमें मिलेंगे देखने को। अब देखिए, पॉलिप जो होती है ना, पॉलिप छोटी, गतिहीन व लैंगिक अवस्था होती है। कैसी होती है? छोटी होती है, गतिहीन होती है व लैंगिक अवस्था होती है। और जो मेंडूसा होता है, मेंडूसा बड़ी, गतिशील व अलैंगिक अवस्था होती है। देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूँ इन दोनों को। इसमें लिखा भी है, पॉलिप जो होती है वो लैंगिक अवस्था होती है, लेकिन इसका जो विकास होता है वो अलैंगिक जनन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अलैंगिक जनन। और जो मेंडूसा होती है उसका जो विकास होता है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लैंगिक जनन। चलिए मैं बता देता हूँ। ये जैसा कि आप ये दो डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है ये मेंडूसा है। देख पा रहे हैं आप? ये कुछ मेंडूसा जैसी संरचना देखिए, इसका विकास कैसे होता है। ये अंडाणु, एक मिनट, ये अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं। तो ये लैंगिक अवस्था, ये लैंगिक जनन हो गया। ठीक है, और ये जाइगोट से फिर बाद में बन जाता है, ये एक संरचना बनती है इस टाइप की। ये जो है, ये बड़ी सी जो है गतिशील अवस्था होती है, ये जो संरचना है इसको हम मेंडूसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेंडूसा का विकास किससे होता है? लैंगिक जनन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लेकिन फिर लेकिन मेंडूसा में होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है? मतलब कि मेंडूसा से ही एक संरचना निकलती है छोटी सी, जिसको हम बोल देते हैं बाद में पॉलिप। क्या बोल देते हैं? पॉलिप। मतलब कि मेंडूसा में अलैंगिक जनन होता है, उसके द्वारा बनता है कौन? पॉलिप। ठीक है, लेकिन ये पॉलिप से फिर ये कंटिन्यू अंडाणु शुक्राणु बनते हैं। मतलब कि ये लैंगिक अवस्था होती है पॉलिप। बनती किससे है? अलैंगिक जनन के द्वारा बनती है मेंडूसा से। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको? हाँ, क्लियर, वेरी गुड। तो पॉलिप और मेंडूसा, दो अवस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए आगे चलते हैं। शरीर डिप्लोप्लास्टिक है। कैसा है? डिप्लोप्लास्टिक या दो परतों युक्त। बाहरी परत एक्टोडर्म की व आंतरिक परत एंडोडर्म की बनी होती है। हमने पढ़ा भी तो था सीलेंट्रेटा विभाग रेडिएटा के अंतर्गत आता है ये। अब रेडिएटा डिप्लोप्लास्टिक होता है, और उसमें कौन सी सम्मिति थी? अरीय सम्मिति देखने को मिलती है। अरीय सम्मिति युक्त शरीर होता है। इसके बाद ये भी हमने पढ़ा था, पाचन गुहा उपस्थित होती है जिसमें मलद्वार अनुपस्थित होता है। शरीर पर निमेटोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। शरीर पर निमेटोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि शरीर की रक्षा करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और शरीर में प्राथमिक प्रकार का तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है इनमें। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेंडूसा
कैसी अवस्था है? तो मेंडूसा बड़ी गतिशील व अलैंगिक अवस्था है। और पॉलिप कैसी है? पॉलिप छोटी गतिहीन व लैंगिक अवस्था है। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि पॉलिप का जो निर्माण होता है वो कौन से जनन से होता है, तो अलैंगिक जनन से होता है। और मेंडूसा का किससे होता है? लैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, अगर निर्माण पूछ ले तो बता देना। आगे इसको जीवन में मिलने वाले प्रारूप, मतलब ये रूप के आधार पर 3 वर्गों में, ये जो प्रारूप है उनके आधार पर इसको सीलेंट्रेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अब 3 वर्ग देख लेते हैं इसके कौन कौन से हैं। तो देखिए 3 वर्ग आप देख पा रहे हैं। देखिए पहला है, तो देखिए किसके आधार पर है? जीवन में मिलने वाले प्रारूप के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इनका ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो याद रखना है, प्रारूप, जीवन में मिलने वाले प्रारूप के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो 3 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है वर्ग हाइड्रोजोआ, दूसरा है वर्ग स्काइफोजोआ, और तीसरा है वर्ग एंथोजोआ। ठीक है, कौन कौन से हैं? वर्ग हाइड्रोजोआ, फिर दूसरा वर्ग स्काइफोजोआ, और तीसरा एंथोजोआ। चलिए इसको देख लेते हैं हाइड्रोजोआ को। पहला है हाइड्रोजोआ में लिखा है जीवन चक्र में इसमें दोनों प्रारूप पॉलिप व मेंडूसा दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसमें दोनों ही प्रारूप मिलेंगे, मेंडूसा व पॉलिप। व पीढ़ी का एकांतरण देखने को मिलता है। इसमें एक ब्लेम नामक पट्टी पाई जाती है, ब्लेम नामक पट्टी पाई जाती है। और इसके जो उदाहरण हैं, बेस्ट उदाहरण है फ्राइसेलिया। इसको हम पुर्तगाली योद्धा या पोर्टुगस मैन ऑफ वार भी कहते हैं। तो इसका एक और भी उदाहरण है, इसका एक और उदाहरण है मिलीपूरा। इसको हम विशाल समुद्री कोरल रीफ भी कहते हैं, जो कि प्रवाल शैल बनाते हैं। ये जो है इसको स्टिंगिंग कोरल कहलाते हैं, जो स्टिंगिंग कोरल कहलाते हैं। ठीक है, तो दो याद रखना है एग्जाम्पल, एक तो फाइसीलिया है और एक मिलीपोरा है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा दूसरा वर्ग स्काइपोजुआ। स्काइपोजुआ में देख लेते हैं, तो इसमें लिखा है जीवन चक्र में मेंडूसा अवस्था प्रभावी होती है। तो इसमें मतलब मेंडूसा जो है वो ज्यादा एक्टिव होती है, उसमें दोनों थी, इसमें मेंडूसा होती है। इस वर्ग के सदस्यों को हम जेली फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेली फिश। और इसका एग्जाम्पल ओरेलिया और पेलेनिया, ये दोनों के दोनों संदीप्तता युक्त होते हैं, ये दर्शाते हैं। तो ओरेलिया और पेलेनिया, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। इसका तीसरा है एंथोजोआ। एंथोजोआ जीवन चक्र में केवल पॉलिप अवस्था प्रभावी होती है। तो इसमें केवल पॉलिप जो होती है ना, पॉलिप अवस्था एक्टिव होती है। अब इसमें अगला फैक्ट है अनेक एंथोजोआ में कंकाल होता है, जिसे कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। तो एंथोजोआ जो होते हैं उनमें कंकाल भी होता है, जिसे हम कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो ट्यूबीफोरा, या इसको पाइप कोरल भी बोलते हैं, ट्यूबीफोरा पाइप कोरल। और नेक्स्ट है केरेलियम, ये धातु, ये इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। तो ये केरेलियम आभूषण बनाने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है पिनेट्यूला, इसको हम सी पेन कहते हैं। और एक है एडेमसिया, इसको हम सी एनिमोन बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो सीलेंट्रेटा या निडेरिया संघ है वो कंप्लीट हो गया है।
इसके बाद हमको नेक्स्ट संघ पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट संघ है हमारा, नेक्स्ट संघ है प्लेटी हेलमिंथी, संघ प्लेटी हेलमिंथी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये लीनियस वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हें संघ बर्मीज में सम्मिलित किया गया था सबसे पहले। प्लेटी हेलमिंथी को लीनियस ने संघ बर्मीज में शामिल किया था। किसमें किया था? बर्मीज में। फिर एक और वैज्ञानिक आए, गैगेनबोर। गैगेनबोर ने सर्वप्रथम प्लेटी हेलमिंथीज व निमेटी हेलमिंथीज संख्याओं का उपयोग किया। तो प्लेटी हेलमिंथीज, निमेटी हेलमिंथीज संख्याओं का उपयोग गैगेनबोर ने किया सबसे पहले। अब देखिए, अब ये उधर चला जाएगा। ये प्लेटी हेलमिंथीज ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक देह गुहा रहित जीव हैं। ठीक है, 3 स्तर देखने को मिलते हैं इनमें। ये सामान्यतः चपटे कृमि जीव कहलाते हैं। वह स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी होते हैं। चपटे कृमि जीव कहलाते हैं, वह स्वतंत्र जीवी अथवा परजीवी होते हैं। मतलब कि प्लेटी हेलमिंथीज के जो भी हैं जीव, वो सब परजीवी हैं। और साथ में कुछ और फैक्ट है, इनका जो शरीर है वो अविभाजित होता है। ये प्लेन एरिया में देखने को मिलता है, व खंडों में भी होता है। ये टीनिया में देखने को मिलता है। तो प्लेन एरिया में शरीर अविभाजित होता है और टीनिया में खंडों में विभाजित होता है शरीर। ये आपको याद रखना है। फिर आगे, श्वसन क्रिया विसरण के माध्यम से होती है। वह अंतःकंकाल व रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। अंतःकंकाल व रक्त परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। और उत्सर्जन देख लेते हैं किसके द्वारा होता है। तो उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया या ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। ज्वाला कोशिकाओं को हम सोलेनोसाइट भी बोलते हैं। तो उत्सर्जन किससे हो रहा है? प्रोटोनेफ्रीडिया से, या ज्वाला कोशिका से, या सोलेनोसाइट से। ठीक है। आगे, पाचन तंत्र में मलद्वार अनुपस्थित होता है। और उभयलिंगी जंतु जिनमें प्रजनन तंत्र विकसित होता है। उभयलिंगी जंतु जिनमें प्रजनन तंत्र विकसित होता है। तो उभयलिंगी होते हैं जंतु, और प्रजनन तंत्र इनमें डेवलप होता है। और ये पहले ऐसे जीव हैं, प्रथम जीव हैं जिनमें अंगों तक विकास होता है। तो अंगों तक विकास होता है, ये पहले जीव हैं जिनमें अंगों तक विकास होता है। ठीक है। अब इसे भी जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, 3 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है, आप देख पा रहे होंगे, पहला है टर्बिलेरिया, दूसरा है ट्रेमेटोडा, और तीसरा है सिस्टोडा। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा। तो पहले वाले को देख लेते हैं। टर्बिलेरिया जो वर्ग है, उसको मैं स्वतंत्र जीवी अविभाजित, स्वतंत्र जीवी अविभाजित शरीर युक्त और सीलिया युक्त जीव हैं। देखिए, स्वतंत्र जीवी होंगे, अविभाजित शरीर युक्त रहेंगे, सीलिया युक्त जीव हैं। सीलिया मतलब इनमें पाया जाता है प्रजनन अंग। एपिडर्मिस पर रेहब्डाइट्स, रेहब्डाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो प्लेनेरिया या डुगेसिया, कानवोल्यूटा आदि। तो प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्बिलेरिया वर्ग में। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ग है ट्रिमेटोडा। तो ट्रिमेटोडा ये प्लेटी हेलमिंथीज का सबसे बड़ा वर्ग है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। इन्हें फ्लूक्स भी कहा जाता है, फ्लूक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये सभी परजीवी होते हैं, और इनका जो शरीर है वो सीलिया विहीन होता है, मतलब कि प्रजनन अंग सीलिया इनमें अनुपस्थित होता है। और साथ में रेहब्डाइट्स जो रचना है, रेहब्डाइट्स का भी अभाव होता है। ठीक है। इनका शरीर अविभाजित होता है, तो अविभाजित तो उसका भी था ऊपर। इनके शरीर पर एक आवरण होता है, टेगुमेंट नामक आवरण पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो फेसियोला हिपेटिका, इसको हम बकरी का लीवर फ्लूक भी कहते हैं। और एक है सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ये मूत्राशय संक्रमण का कारण है। इसको हम सिस्टोसोमियासिस या बिल हार्निया भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट वर्ग है सिस्टोडा। कौन सा है? सिस्टोडा। तो देखिए इसको भी देख लेते हैं। अब सिस्टोडा, अब देखिए इसमें इन्हें हम टैप वर्म या फीता कृमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैप वर्म या फीता कृमि। और सभी परजीवी होते हैं। शरीर सीलिया विहीन रिबननुमा होता है, इसमें भी सीलिया नहीं होता है। अब देखिए सीलिया नहीं है तो इसी, देखिए इनमें प्रचलन अंग नहीं होता है, इसी कारण तो ये परजीवी होते हैं। अगर प्रचलन अंग होता तो ये खुद ही चल लेते। इनके शरीर में पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है, पूरे शरीर से पचा पचाया भोजन अवशोषित करते हैं। तो इनमें तो पाचन तंत्र भी नहीं है इनके शरीर में। पूरा शरीर से पचा पचाया भोजन अवशोषित करेंगे, मतलब कि सारा का सारा पचा पचाया ही भोजन एब्जॉर्ब कर लेंगे ये। और इनमें टेगुमेंट का आवरण होता है, रेप्टाइड्स अनुपस्थित होता है, और साथ में इनमें स्यूडोमेटामेरिक विखंडन मतलब कि कूट खंडन पाया जाता है। और इनमें एक स्पेशल संरचना है इनके शरीर में जुड़ने के लिए हुक व सकर्स या इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसका उदाहरण है टीनिया सोलियम। ये टीनिया सोलियम को ये मनुष्य की आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है। ये मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाने वाला परजीवी है टीनिया सोलियम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो है टीनिया सेजेनेटा। क्या है? टीनिया सेजेनेटा। इसको हम बीफ टैपवर्म भी बोलते हैं। बीफ टैपवर्म या गाय का मांस का जो है परजीवी होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, इसको हम, ये डॉग टैपवर्म है। डॉग मतलब कुत्ता वाला, डॉग टैपवर्म। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो प्लेटी हेलमिंथीज संघ था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, बाकी हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। चलिए ले लीजिए 1 मिनट।